किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, आज हम किसान वाणी कार्यक्रम में जो जानकारियां लेकर के हाजिर हुए हैं, उनमें पहली जानकारी है फसल विविधीकरण के लिए राया और सरसों की खेती। इस बारे में हमने जानकारी ली डॉक्टर सरिता रानी से, जो कि जिला विस्तार विशेषज्ञ कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र हैं। आइए सुनते हैं ये जानकारी। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद धर्मवीर भाई। मैं पहले ये बताना चाहती हूँ किसान भाइयों को कि जैसे हम सभी जानते हैं कि रबी की तिलहनी फसलों में सरसों व राया हरियाणा की मुख्य फसलों में आते हैं जी। सरसों की बिजाई के लिए 25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक का समय उपयुक्त है और राया की बिजाई के लिए 30 सितंबर से 20 अक्टूबर तक समय अनुकूल है। तो जो विश्वविद्यालय स्तर पर आप वैज्ञानिक कौन कौन सी किस्मों का अनुमोदन करते हैं, उन किस्मों के बारे में बताओ। जी, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि कोई भी फसल उगाने से पहले हर किसान और हर वैज्ञानिक के दिमाग में भी यही रहता है कि हम अच्छी उपज लें, तो उसका सबसे पहला सवाल यही होता है कि हम कौन सी किस्म लें जी। तो उसमें हमारे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से कुछ सिफारिश की गई उन्नत किस्में हैं जिनको उगाकर किसान भाई अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें पहली किस्म है RH30। RH30 जी जी। इस किस्म को वैसे तो सारे हरियाणा के सिंचित व बारानी क्षेत्रों में उगाया जा सकता है और ये जो किस्म है ये 135 से 140 दिन में पक के तैयार हो जाती है और इसकी औसत पैदावार जो है वो 8 से 9 क्विंटल प्रति एकड़ है जी। इससे अगली एक किस्म है T59 या T59। T59 हाँ, T59 जी डॉक्टर साहब। ये किस्म कानपुर में विकसित की गई है, परंतु हरियाणा प्रदेश में भी यह सभी स्थितियों के लिए उपयुक्त रहती है। इस फसल के पकने की अवधि 140 से 142 दिन की होती है और इसकी उपज जो औसत उपज है वो 8 से 9 क्विंटल प्रति एकड़ है। जी डॉक्टर साहब। अगली किस्म है RH 8113। 8113 RH 8113 जी। ये किस्म जो है सफ़ेद रतुआ, डाउनी मिल्ड्यू और अल्टरनेरिया रोगों के लिए मध्यम अवरोधी है, यानी मध्यम प्रतिरोधी है जी। ये 150 दिन में पक के तैयार हो जाती है और इसकी औसत पैदावार लगभग 9 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ है। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। अगली किस्म जो हम बात करते हैं वो है RH 8812। 8812 हाँ, RH 8812 जी। इस किस्म का नाम लक्ष्मी भी है। अब जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है लक्ष्मी जी, तो ये किस्म बहुत अधिक अच्छी पैदावार देने वाली किस्म है। इसकी औसत उपज जो है वो 9 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ है, 1 एकड़ से जी। और पकने का जो समय है वो 142 से 145 दिन का है जी। अगली किस्म है RH 781। RH 781 जी जी। ये किस्म पाला और सर्दी के प्रति सहनशील है और इसकी औसत पैदावार 7 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ है जी। इस किस्म को पकने में लगभग 140 दिन लगते हैं। 140 दिन लगते हैं। हाँ जी। जी डॉक्टर साहब। अगली एक और जो किस्म है वो है RH 9304। 9304 हाँ जी। जी डॉक्टर साहब। अब ये किस्म बाकी किस्मों से थोड़ा पहले पकती है। इसकी अवधि 130 से 135 दिन की है जी
और औसत पैदावार जो है 9.5 से 10.5 क्विंटल प्रति एकड़ है। यानी कि जो किसान भाई थोड़े समय में पैदावार लेना चाहते हैं उनके लिए ये उपयोगी किस्म हो सकती है। उपयोगी किस्म हो सकती है जी। अब यह जो किस्म है यह उच्च तापमान के प्रति मध्यम सहनशील है तथा पकने के समय इसकी फलियां झड़ती नहीं है जी। तो ये भी एक अच्छा बिंदु हो सकता है जी। जिसे किसान भाई ध्यान में रखे। हाँ, कोई 1-2 दिन की लेट भी हो जाए फसल पकने के बाद तो वो झड़ेगी नहीं। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। अगली किस्म है RH 9801। RH 9801 जी। यह किस्म पछेती बिजाई के लिए उपयुक्त है। मान लो शुरू में कोई ये जल्दी अगेती के टाइम नहीं कर पाए हैं किसान भाई तो पछेती के लिए इस किस्म को लिया जा सकता है। यानी कि अगर लेट बिजाई करनी पड़ेगी, थोड़ा 5-4 दिन लेट हो जाए तो उसमें इस पे असर पैदावार पे नहीं पड़ता। बिल्कुल जी। इसकी औसत पैदावार 7 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ है तथा इसकी बिजाई नवंबर के अंत तक भी की जा सकती है। अच्छा जी। हाँ, और इस किस्म की अवधि भी कम है, 125 से 130 दिन। और पैदावार कितनी है डॉक्टर साहब इसकी? 7 से 8 क्विंटल प्रति एकड़। अगली किस्म है RH 0749। 0749। हाँ, 0749 जी। ये किस्म की जो औसत उपज है वो है 10 से 11.5 क्विंटल प्रति एकड़ और यह किस्म जो है 145 से 148 दिनों में पकती है। क्योंकि थोड़ी उपज इसकी ज़्यादा है औरों के मुकाबले में तो थोड़ा इसका जो अवधि है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा है। उसके बाद एक और अच्छी किस्म है RH 725 जी। यह किस्म जो है 136 से 143 दिनों में पक जाती है जी। और इसकी औसत उपज 10 से 10.5 क्विंटल प्रति एकड़ है। अब ऐसे ही पीली सरसों की एक किस्म है YSH 0401। 0401 जी। पीली सरसों जी डॉक्टर साहब। यह किस्म 115 से 120 दिन में पकती है तथा इसकी औसत पैदावार 6.5 से 7.5 क्विंटल प्रति एकड़ है। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे कि ये जितनी किस्में आपने बताई हैं तो इनमें अगर हम तेल की मात्रा की बात करें कि भाई तेल की कितनी प्रतिशत मात्रा इनसे ली जा सकती है, तो इसके बारे में जो कृषि वैज्ञानिक बताते हैं कि भी 40% से लेके 44% तक हम तेल की मात्रा ले सकते हैं। जी। क्या ये सही है डॉक्टर साहब? हाँ, अलग अलग किस्मों में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। किसी में 39 है, किसी में 40 है, किसी में 45 भी हो जाती है। कुछ किस्मों में है 45। तो जैसे ये अभी मैंने जो पीली सरसों बताई थी YSH 0401, इसमें लगभग 45% तेल की मात्रा आंकी गई है। यानी कि किसान भाई कोई भी अच्छी किस्म का चुनाव कर लें, तेल की मात्रा तो लगभग बराबर ही है। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वो अगर उपज अच्छी हो जाती है उसी हिसाब से लगभग वो आगे पीछे हो जाती है चीज़। डॉक्टर साहब, किस्मों के बाद अब बात आती है कि जब किसान भाई किस्म का चुनाव करेंगे तो 1 एकड़ में मान लिया किसान ने बोनी है तो उसके लिए बीज की कितनी मात्रा की ज़रूरत पड़ेगी? हाँ जी, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ज़रूरी भी है जी। क्योंकि बीज की मात्रा के हिसाब से ही पौधों की संख्या जो है वो खेत में निर्भर करती है कि कितनी संख्या होगी जी। तो बताना चाहूँगी कि सिंचित अवस्था में सरसों व राया की शुद्ध फसल लेनी हो, जिसमें सिर्फ सरसों या राया ही लेना है, मिश्रित खेती नहीं लेनी है, उसमें प्रति एकड़ 1.25 किलो यानी 1 किलो 250 ग्राम बीज का प्रयोग करना चाहिए जी। और मिलवा फसलों के लिए मतलब मिश्रित फसल उगाने के लिए बीज की मात्रा मुख्य फसलों में सरसों व तोरिया के अनुपात पर निर्भर करती है। यानी कि कितनी क्यारियां किस फसल की ले रहे हैं उसके हिसाब से कम ज्यादा करना होता है। बोने से पहले खेत की क्या कुछ तैयारी करें, इसके बारे में और प्रकाश डालना है। ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि खेत तैयार होगा तभी अच्छे से बिजाई हो पाएगी। तो सिंचित क्षेत्रों में मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करनी चाहिए। उसके बाद 2-3 बार देसी हल, हैरो या कल्टीवेटर से जुताई करके सुहागा लगाएं जी। और अगर असिंचित क्षेत्रों में करना है तो उसमें देसी हल या कल्टीवेटर से 1 या 2 जुताइयां करके सुहागा लगाना चाहिए। इसमें क्या है कि जो सिंचित क्षेत्र हैं उनमें और असिंचित क्षेत्रों में खाद और उर्वरक की मात्रा में थोड़ा सा अंतर होता है। तो सबसे पहले मैं सिंचित क्षेत्र के बारे में बताना चाहूँगी। सिंचित क्षेत्रों में सरसों की फसल के लिए 24 किलोग्राम नाइट्रोजन तथा 8 किलोग्राम फास्फोरस प्रति एकड़ की सिफारिश की गई है। यानी मोटे तौर पर अगर समझें तो 1 एकड़ में 52 किलोग्राम यूरिया तथा 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट डाल सकते हैं जी। इसी के साथ
प्रति एकड़ 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट भी डालना चाहिए। और राया में सिंचित क्षेत्रों में प्रति एकड़ 32 किलोग्राम नाइट्रोजन, 12 किलोग्राम फास्फोरस तथा 8 किलोग्राम पोटाश की सिफारिश की गई है। इसके लिए किसान 70 किलोग्राम यूरिया, 75 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 14 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ ही प्रति एकड़ एजोटोबैक्टर का टीके का भी प्रयोग करना चाहिए। ये जो बाकी खाद उर्वरक मैंने बताए हैं उसके साथ साथ ही डालना है, मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी खाद की मात्रा हम कम करेंगे, वो भी डलेगी। तो ये टीका तो डॉक्टर साहब बीज पे लगता होगा? बीज पे लगेगा ये। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। अच्छा, अब इसको डालने के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो सिंचित अवस्था में सारी फास्फोरस, पोटाश तथा जिंक सल्फेट और आधी नाइट्रोजन बिजाई से तुरंत पहले डालें और शेष नाइट्रोजन की मात्रा पहले पानी के साथ डालें। अब सरसों व राया में सिंगल सुपर फॉस्फेट प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। वह इसलिए दी जाती है क्योंकि इसमें 12% गंधक यानी सल्फर भी होती है, जो इन फसलों के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि हमें पता है कि सरसों या राया में सल्फर होता है। यदि किसान भाई फास्फोरस की पूर्ति डीएपी का प्रयोग करके करना चाहते हैं तो उसमें उन्हें 2 कट्टे यानी कि 100 किलोग्राम जिप्सम प्रति एकड़ बिजाई से पहले की जुताई के समय या बिजाई से पहले की सिंचाई के समय डालना चाहिए। इसी के साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, क्योंकि हमें मिट्टी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। तो उसमें यदि किसान भाई गोबर की खाद या कंपोस्ट भी खेत में डालना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम सिफारिश करते हैं कि अगर आप गोबर की खाद या कंपोस्ट डालना चाहते हैं तो 6 टन गोबर की खाद या कंपोस्ट प्रति 1 एकड़ में डालें जी। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर किसान भाई सरसों की फसल उगाना चाहते हैं तो इसमें एक तो जैसे आपने पहले बताया कि फसल विविधीकरण का एक मुख्य बिंदु इसमें कवर हो रहा है, तो सिर्फ हमें धान गेहूं की बजाय कुछ अपने ज़मीन में, कुछ खेतों में सरसों की बिजाई भी करनी चाहिए। और सरसों की अगर आप सारी अच्छे से क्रियाएं ध्यान में रखते हैं, अच्छे बीज का चयन करते हैं तो आप अच्छी उपज ले सकते हैं, अच्छी आमदनी किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ एक मैं मुख्य जो बात है वो फिर से बताना चाहूँगी। मैं जब भी कहीं बात करती हूँ तो इस बात को मैं बार बार इसको बताती हूँ कि किसान भाइयों से निवेदन है कि जब भी जितनी आपको सिफारिश की जाती है कोई भी खाद की, उर्वरक की, कोई भी दवाई रसायन की, कृपया करके केवल उतनी ही मात्रा डालें जितनी सिफारिश की गई है, उससे ज़्यादा ना डालें। उससे ज़्यादा डालने का फसल में फ़ायदा तो शायद ना ही होगा लेकिन नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि वो रसायन जो हैं वो घूम फिर के हमारे लिए ही नुकसान करते हैं, चाहे वो खाने के तौर पे हमारे शरीर में प्रवेश करें, चाहे वो पर्यावरण के हिसाब से करें। इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी फसल विविधीकरण के लिए जानकारी कि फसल विविधीकरण अगर अपनाना है तो हम राया और सरसों की खेती कर सकते हैं। खेती करने के लिए कृषि के जितने भी काम हैं वो निर्भर करते हैं मौसम पे, तो क्यों ना सुने मौसम का हाल मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर ममता से। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, सबसे पहले जिक्र करते हैं हम कुरुक्षेत्र जिले के आज के मौसम के बारे में। आज जिले का अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 19.9 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 92 और 66% रही। हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो किसान भाइयों, 14 अक्टूबर तक मौसम परिवर्तनशील और खुश्क रहने का अनुमान है। तापमान में गिरावट आने, हवा की गति सामान्य बने रहने का अनुमान है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, जैसे कि मौसम खुश्क रहने का अनुमान है, आप अपनी फसलों में आवश्यकता अनुसार छिड़काव कर सकते हैं तथा फसलों की बुआई भी कर सकते हैं। धन्यवाद। और भाइयों, मौसम की जानकारी के बाद अब क्यों ना एक सुने रागनी, जिसको आवाज दे रहे हैं रणबीर सिंह और इनके साथी। आइए सुनते हैं। वो खेलन गया शकार बता के शान करे से, वो सीढ़ा पानी प्यादू के तेरी बहू भरे से। खेलन गया शकार
सरता को न पानी मेरे हाथ का, खेती बिन सरता को न पानी मेरे हाथ का। तू बिना नाथ का खागड़ ठाकी कूद चरे से ओ हसिया पानी दादू के तेरी बहू भरे से ओ खेलन गया से कार पता के जान करे से हसिया पानी दादू के तेरी बहू भरे से ओ खेलन गया से कार पता के जान करे से। चोर छोटे चोरी करनी छोटे कोने बाणने बाका चला बन के ओरा धरती पर ते जानने पीवण ने तन शीला चाहिए तत्ता चाहिए नानने पीवण ने तन शीला चाहिए तत्ता चाहिए नानने तन अच्छा चाहिए खान ने बेकार फिरे से ओ शीला पानी प्यारू के तेरी बहू भरे से ओ खेलन गया से कार बता के जान करे से शीला पानी प्यारू के तेरी बहू भरे से ओ खेलन गया से कार बता के जान करे से। मुंह का मीठा दिल का काला जानू तेरी सफाई ने आज करा दूं तोड़ बात का आलन दे तेरे भाई ने मेरे पे क्यों रोब जमावे खाती नहीं कमाई ने मेरे पे क्यों रोब जमावे खाती नहीं कमाई ने ब्याह करने संग की जाई न जय नहीं सरे से ओ शीला पानी दादू के तेरी बहू भरे से ओ खेलन गया से कार बता के जान करे से शीला पानी दादू के तेरी बहू भरे से ओ खेलन गया से कार बता के जान करे से। मंगेरा मुझे घर कर दो नहीं गात में बाकी हो खानी हो तो खा ले देवर रोटी कच्ची पकी हो नहीं सरत बेसक धर ले न्यारा चूल्हा चकी हो नहीं सरत बेसक धर ले न्यारा चूल्हा चकी हो तन कर राखी बदनाम मेरे शर दोष धरे से ओ चला बाई दादू के तेरी बहू भरे से खेलन गया से कार बता के शान करे से शीला पानी दादू के तेरी बहू भरे से खेलन गया से कार बता के शान करे से। खिलन गया शिकार बता के शान करे से सीड़ा पानी पिया दूं बता के तेरी बहू भरे से। ये आपने रागनी सुनी रणबीर सिंह और इनके साथियों की आवाज़ में। चर्चा करेंगे भाइयों मिर्च की उन्नत खेती के बारे में, क्योंकि मिर्च मसाले की नकदी फसल है। हर एक रसोई में मिर्च ने अपना स्थान बना रखा। मिर्च में विटामिन सी के साथ साथ कुछ खनिज लवण भी पाए जाते हैं और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी भी हैं। तो मिर्च की अधिक पैदावार लेने के लिए, अच्छी गुणवत्ता वाले फल लेने के लिए उन्नत किस्मों का चुनाव सबसे पहला ज़रूरी कदम है। अगर हम मिर्च की उन्नत किस्मों की बात करें तो इसार शक्ति SSC 44, इसार विजय HC 28, पूसा ज्वाला और पंत C1 और NP 46 ये उन्नत किस्में हैं। भूमि की तैयारी की अगर बात करें तो मिर्च की फसल अनेक प्रकार की भूमि में उगाई जा सके, फिर भी अच्छे जल निकास वाली, घनी जीवांशों वाली दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त रहती है।
भूमि 2-3 बार जोत करके फिर पाटा लगा के तैयार करनी चाहिए। और 10 टन गोबर की खाद पहली जुताई के समय हमने खेत में मिलानी जरूर चाहिए। बात करेंगे बिजाई के समय की, तो मिर्च की जो पौध है और मिर्च की जो फसल है वो साल में आप 2 बार ले सकते हो। पहली फसल तो मई और जून में, और दूसरी जो है अक्टूबर और नवंबर के महीने में पौधशाला की बिजाई करी जाती है। बिजाई के 30 से 35 दिनों के बाद पौध रुपाई का काम शुरू हो जाता है, क्योंकि 30-35 दिन में पौध तैयार हो जाती है। ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि हमने बीज का उपचार करके फिर पौध बोनी चाहिए। 400 ग्राम बीज प्रति एकड़ काफ़ी रहता है। तो बीज को बिजाई से पहले 2.5 ग्राम एमिसान या कैप्टान या थायरम नामक दवाई से प्रति किलोग्राम की दर से बीज को उपचारित करके ही बोना चाहिए। इसके बाद आती है बात रोपाई की। तो मिर्च के पौधों की जो रोपाई है वो डोरियों पे करनी चाहिए, और डोरियों की आपस की दूरी की अगर बात करें तो आपस की दूरी 60 सेंटीमीटर की, पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर की रखनी चाहिए। बात करें उर्वरकों की तो 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 12 किलोग्राम फास्फोरस, 12 किलोग्राम पोटास शुद्ध मात्रा में डालना चाहिए। नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा और फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा रोपाई के समय कर देनी चाहिए। बाकी जो शेष बची हुई नाइट्रोजन की 2/3 मात्रा है उसको रोपाई करने के 1 महीने के बाद जब फूल आवें फसल में, उस वक़्त हमने खड़ी फसल में करना है। तो इस तरीके से जो भाई मिर्च की खेती करना चाहते हैं उनके लिए मौका पड़ा है, सही समय है। तो उनको चाहिए कि वो इस ढंग से अपने एक आमदनी का भी जरिया बढ़ा सकें और साथ ही साथ एक फसल विविधीकरण करके हम अपनी खेत की मिट्टी की सेहत भी बना सकें। बात करें अगर कल के चर्चा के बारे में कि कल हम कार्यक्रम में क्या चर्चा लेकर आएंगे, तो कल एक तो हम चर्चा लेंगे धान फसल का अवशेष प्रबंधन, दूसरी चर्चा रहेगी ड्रिप सिंचाई प्रणाली के महत्व के बारे में। तो आप ये कार्यक्रम सुनना ना भूलें। इसके साथ साथ हम थोड़ी सी चर्चा पशुओं के बारे में भी कर लें, क्योंकि पशुधन भी हमारे लिए बहुत कीमत रखता है। पशुधन के बिना किसान भाइयों का गुजारा नहीं, और पशुधन को संभालना भी किसान भाइयों के लिए कोई कम दिक्कत का काम नहीं, क्योंकि पशुओं को भी बीमारियां लगती हैं। अब जैसे थनैला रोग की हम बात कर लें, तो जो पशुओं में जब थनैला रोग लगता है, थनों का रोग है, जटिल है और महंगी बीमारी है। तो ऐसे में इसके लिए हमने सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो ये कि पशु के थनों की नियमित रूप से हमने जांच करनी चाहिए। शुष्क काल में हर रोज़ 2 बार पशुओं के थन और ल्योटी दोनों हथेलियों के बीच लेकर थनों की गांठ, सूजन, करड़ापन तो नहीं आ गया, इस तरह की जो है जांच खुद भी महसूस करके हमने घर पे ही कर लेनी चाहिए। और रोज़ थनों को सवेरे शाम क्लोर हेक्सीडीन के घोल में डुबोना चाहिए, यानी कि पशुओं के जो थन हैं वो साफ़ सुथरे रहने चाहिए। दूसरी बात ये कि जब पशु ब्याह गया, तो जैसे ज्ञाबन पशुओं में ब्याहने से लगभग 2 महीने पहले पशु का दूध निकालना बंद कर दिया जाता है, और ये 2 महीने का समय इसको बोलते हैं शुष्क काल। तो इस तरीके से ये जो शुष्क काल है, हरियाणा पशु महाविद्यालय है, चाहे दूसरे देशों में करे गए अनुसंधान है, उनसे ये साबित हो गया कि ज़्यादातर दुधारू पशु के थन और ल्योटी शुष्क काल के शुरू के जो 2 से 3 हफ्ते में जब दुहा नहीं जाता, इस करके ये जीवाणु जो है पूरे शुष्क काल में थनों में वृद्धि करते रहते हैं, और इस तरीके से विषैले पदार्थों से दूध बनाने वाली कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर जब पशु ब्याह जाता है तो ये नुकसान थनैला रोग के रूप में प्रकट होता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमने पशु की ध्यान से देखभाल करनी है, उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं रहने देनी। एक और हम आपके साथ जानकारी साझा करना चाहते हैं, वो जानकारी है प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती करेंगे तो उसके लिए बहुत सारे भाइयों ने तो ट्रेनिंग भी ले ली है, और ये जो ट्रेनिंग है ये गुरुकुल कुरुक्षेत्र में दी जा रही है।
ट्रेनिंग लेनी चाहिए, क्योंकि जो प्राकृतिक खेती जब हम करेंगे तो उसमें हमने ज़रूरत पड़ेगी इस बात की जानकारी की कि हमने क्या करना, कब करना। और जैसे जीवामृत बनाते हैं प्राकृतिक खेती के लिए, तो वो कैसे बनता है? 200 लीटर पानी लेना है एक ड्राम में, और उसमें 10 किलोग्राम गाय का ताज़ा गोबर डालना है, 10 लीटर गाय का मूत्र डालना है, 1 किलो बेसन, किसी भी दाल का आटा डाला जा सकता है 1 किलो, और 1 किलो पुराना गुड़, और 1 किलो खेत की मट्टी। तो ये मिलानी है। ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद इस मिश्रण को 48 घंटों के लिए छाया में रख देना है, और 2 से 4 दिन के बाद ये मिश्रण जो है ये इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से जब हम प्राकृतिक खेती करेंगे तो प्राकृतिक खेती में सबसे पहला जो मुख्य जो बिंदु है वो है जीवामृत बनाने का। जीवामृत कैसे बनेगा, उसके लिए क्या सामान चाहिए, वो हमने आपको बता दिया। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी आपको यही सलाह है किसान भाइयों कि इसके लिए विधिवत रूप से आप कृषि विभाग के दफ्तर से संपर्क करें और इसके बारे में जानकारी लें, ट्रेनिंग लें। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसी के साथ ही किसान वाणी कार्यक्रम का ये अंक समाप्त हुआ। धर्मवीर भाई ने दी इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।